जो टॉपिक है हिंदी पढ़ने की क्षमता का विकास। हम हिंदी को कैसे पढ़ेंगे, उसकी क्षमता का विकास कैसे होगा, इसके बारे में पहले हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जब पढ़ने की क्षमता के विकास के बारे में जब हम समझते हैं, जानते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसी प्रवृत्तियाँ, ऐसी अनुभूतियाँ जागृत होती है जिससे किसी बात को बोलने में, किसी बात को कहने में, किसी बात को समझाने में थोड़ी भी नहीं हिचकते हैं। और उस क्षमता के विकास के लिए, उसके प्रभाव को अनुपूरक बनाने के लिए, उत्प्रेरक बनाने के लिए हम बच्चों को क्षमतावान बनाते हैं। बच्चों को उस विषय वस्तु को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए प्रेरित करते हैं। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे कि जब भी किसी विषय वस्तु को बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे समझते हैं और बच्चे जानते हैं, तो वह अपने सहपाठियों से, अपने शिक्षकों से, अपने सहयोगियों से उसके बारे में जानकारी साझा करते हैं। और जानकारी साझा करने के बाद एक दूसरे के पूरक बनते हैं और उन सभी तथ्यों को समझने के बाद समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इसका सीधा सीधा फायदा यह होता है कि बच्चे खुद तो समझते ही हैं और दूसरों को समझाते हैं, तो उसकी जो स्मृति शक्ति है, उसकी जो पढ़ने की शक्ति है, उसकी क्षमता का पूर्णतः विकास होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि किसी शब्द को, किसी वाक्य को जब बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए उसकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। चूँकि पहले कमे पै का म काम बोलता है, अब उसके बाद काम उसको बोलने में कमे पै का नहीं लिखना होता है। किताब को लिखने में कहर शिकर की तो करता, और वह जो पहले बोल करके पढ़ता था अब डायरेक्ट किताब पढ़ता है। यानी उसको जो हिंदी पढ़ने की क्षमता है, जब उसको हमेशा रीडिंग का पावर देते हैं, उसको पढ़ने की क्षमता का विकास कराते हैं, तो हिंदी पढ़ने की क्षमता का विकास उसके द्वारा पढ़े गए उन सभी तथ्यों को, उन सभी बातों को समझाने की परिकल्पना जो है वह बढ़ाता है। जिसका सीधा सीधा मतलब यह हो जाता है कि बच्चे उसको शुद्धतापूर्वक पढ़ते हुए और उसे लिख भी सकते हैं, उसे बता भी सकते हैं। जब मौखिक रूप से बच्चे पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो तथ्य लिखा हुआ है वह थोड़ा भारी होता है। विशेष हिंदी में तो नहीं, लेकिन संस्कृत में देखकर भी पढ़ने में कठिनाई होती है। किस छंद से कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, इसके लिए उसे उसकी जानकारी प्राप्त करनी होती है। जबकि हिंदी में ऐसी कुछ बात नहीं है। केवल लंबे लंबे अगर शब्द हों तो उसे पढ़ने में उसे कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी उसे आसानी पूर्वक लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन कठिनाई क्या होती है कि पढ़ने की जो क्षमता होती है, पढ़ लेते हैं, लेकिन अर्थ को समझने में वह असमर्थ होते हैं। और उसे अर्थ समझने के लिए या तो शब्दकोश का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो गुरुजन, शिक्षकों से वह पूछकर उस शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग भी तो जान ही रहे हैं कि जब आप लोग को पढ़ाते थे, आप लोग को लिखाते थे, आप लोग को बताते थे, तो आप लोग उन शब्दों को लिखकर, पढ़कर और हमसे पूछते थे कि सर इसका अर्थ क्या होगा। यह आप जो लिखा है, इस शब्दों का अर्थ हमें स्पष्ट रूप से बताएं। और मैंने आपको बताया भी, मैंने आपको समझाया भी। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता था कि सर के द्वारा ऐसा कहा जाता था कि भारी शब्दों का प्रयोग करने से बच्चे हिचकिचाते हैं, प्रयास करें कि कोई आसान शब्द का प्रयोग हो। कुछ बच्चे ऐसे भी कहे कि सर हम इस शब्दों का प्रयोग अगर करेंगे तो हमारे अंदर शब्दों का विकास होगा और हम उस बात को समझ पाएंगे, उस बात को बता पाएंगे। तो आप लोगों के कथनानुसार
कभी कभी हम ही क्या करते हैं कि उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों का उपयोग करते हैं जो शब्द जिस वाक्य जिस तथ्य को हम समझाने और समझने के लिए प्रयासरत होते हैं। मैं आपको यह बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि उच्च कोटि के जो शब्द होते हैं, निम्न कोटि के शब्द होते हैं, वे दोनों शब्द उच्च और निम्न कोटि का जो प्रभाव प्रदर्शित करता है, उन प्रभाव वर्धक स्थिति को समझने के लिए उच्च कोटि का शब्द, इसका मतलब है कि वह तत्सम शब्द जो उच्च कोटि का शब्द माना जाता है। तत्सम का सीधा सीधा मतलब है कि शब्द का मूल रूप जो तद्भव के रूप में हम लोगों के यहाँ विद्यमान है। अब हम लिखते हैं कि यह बहुत निश्चल लोग हैं, तो कुछ लोग समझने के लिए दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि निश्चल का क्या अर्थ होता है। अब निश्चल का अर्थ जानने के लिए उसको जब कहेंगे तो कहेगा कि जो बिना छल प्रपंच का है उसको निश्चल कहते हैं। कभी कभी कहते हैं यह कृतज्ञ है। अब कृतज्ञ शब्द का अर्थ सुनने के लिए, समझने के लिए बच्चों को जब बताते हैं तो बच्चे उस स्थिति में, उस परिस्थिति में उस कृतज्ञ की अर्थ को खोजते हैं या शिक्षकों से पूछते हैं। तो आप भी समझ लो, जो कृतज्ञ का मतलब होता है किए हुए उपकार को मानने वाला। मैंने लिखा भी है कि कृतज्ञ और कृतज्ञ में थोड़ा अंतर है। कृतज्ञ और कृतज्ञ में घ और ज्ञ यह दो है, जिसमें सीधा सीधा मतलब है कि इसमें कृतज्ञता का मतलब है कि किए हुए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञता का मतलब है किए हुए उपकार को न मानने वाला। तो मैंने लिखा भी है कि जो नर सदा कृतज्ञ है, नहीं वह तेरा मीत, संजीव जो कृतज्ञ है, करो उसी से प्रीत। यानी जो मनुष्य कृतज्ञ है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, वह कभी आपका मित्र नहीं हो सकता। इसलिए हे मनुष्य, हे नर, आप हमेशा उसी से प्रेम करो जो कृतज्ञ हैं, जो आपके थोड़े उपकार को भी बढ़ा चढ़ा कर कहे और माने और उसका लाभ आपको प्राप्त कराए। वैसे लोगों से हमेशा प्रेम करो। तो मैं आपको फिर बताऊं कि ये शब्द की जो अनुभूति है, उसमें कृतज्ञता और कृतज्ञता की परिभाषा उसके क्षमता के लिए, क्षमता विकास के लिए मैं बताया। मैं आपको फिर बताऊं कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसको पढ़ने से उस समझ नहीं आता, फिर भी उसको बार बार पढ़ते हैं ताकि यह स्पष्ट हो जाता है कि इस शब्द को किस आशय से दिया गया। मैं सोना चाहता हूँ, मुझे सोना चाहिए, ये भी दो शब्द है। अब मुझे सोना चाहिए, इसका भी अगर अर्थ हम स्पष्ट करें तो इसका दो अर्थ स्पष्ट होता है। मुझे सोना चाहिए यानी मुझे कौन सोना चाहिए? आप लोग सुन रहे हो ना? अगर मैं कह रहा हूं मुझे सोना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोई मतलब बता सकते हो? हाँ, मुझे सोना चाहिए। चलो, और दूसरा इसका अर्थ क्या होगा? इसका दूसरा सोने के लिए और दूसरा क्या हो? हाँ, एक दो सोना हुआ, एक गोल्ड सोना हुआ और एक स्लिप हुआ सोना। तो मुझे सोना चाहिए, इसका सीधा सीधा मतलब जिसको समझा रहे हैं उसको समझने के बाद तथ्य समझ में आएगा कि बोलने वाला क्या कहना चाहता है और समझने वाला क्या समझा। अब उसे सोना चाहिए और उसे सोना चाहिए, इसका मतलब वह सोना चाहता है, उसको सोने के लिए कह रहे हैं, या धातु सोना जिसका जो गहना बनता है, अलंकार बनता है, उस सोना की बात हो रही है। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ स्पष्ट उसके दूसरे लाइन से होता है। जब एक लाइन के बाद दूसरा लाइन होता है तब वह अर्थ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी हलंत, कौमा और विराम को लेकर के भी अर्थ का अनर्थ लग जाता है, जिसको भी आप लोगों को मैं पहले से समझाया था
कि यह आम रास्ता नहीं है और यह आम सस्ता नहीं है। केवल उसमें र जो है में आकार लगा हुआ है, अगर उसमें बीच में जुड़ गया तो यह रास्ता के सस्ता हो जाता है। अब इसका सीधा मतलब है कि आम लोगों के लिए रास्ता नहीं है, और उसी को अगर मान लिया जाए तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ आम सस्ता नहीं है, इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा। बहुत से ऐसे अर्थ है जिसका अनर्थ लगते हैं। तो हिंदी पढ़ने की जो क्षमता है उसके विकास के लिए उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, उसके बारे में सभी तथ्य अनुकूल होना चाहिए। लीजिए माता जी, हम यह भी आपको माता जी लीजिए ना, हम ये भी कहना चाहेंगे, यह भी बताना चाहेंगे, ये भी दर्शाना चाहेंगे कि जिस बात को, जिस तथ्य को बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो बच्चे उसको पढ़ कर क्या समझे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी कविताएं हैं, बहुत से ऐसे दोहा हैं जिसका अर्थ जितने लोग पढ़ते हैं उतने प्रकार से लगाते हैं। और विशेषकर तो अब जो आप लोगों के यहाँ गीत संगीत का जो माहौल बना हुआ है उसमें हिंदी, भोजपुरी या अन्य गीत हैं जिसको आप सुनिएगा तो आपको दो प्रकार का अर्थ लगेगा। इसका भाव अर्थ कुछ और होगा, शब्दार्थ कुछ और होगा, और जितने लोग समझते हैं वो सब अनेक अर्थ से समझते हैं। तो द्विअर्थी गीत भी आपके आस पड़ोस में बजने वाले टेप रिकॉर्डर गाना के माध्यम से भी सुनाई पड़ते होंगे, या आप लोग व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से सुनते होंगे, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से। इसका मतलब यह है कि वह अर्थ किस रूप में कहा जा सकता है, कहा जा रहा है, और उसे किस रूप में समझा जा रहा है, इसे उस समय के अनुसार, उस विषय वस्तु के अनुसार ही पता किया जा सकता है, पता कराया जा सकता है। अब जब हम आपको हिंदी पढ़ने की क्षमता के विकास के लिए जब अवबोधन करा रहे हैं तो हमको जनाना आपको जरूरी है, आप लोगों को जानना जरूरी है कि हमारे द्वारा जो पूछे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, उस तथ्य को, उस विधाओं को आप किस रूप से समझ रहे हैं। यानी आप जब विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हो तो बच्चे आपकी बातों को किस रूप से समझ रहे हैं। अब बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जब पढ़ाने जाते हैं तो विषय वस्तु से हटकर किसी दूसरी विषय वस्तुओं का व्यवहार करते हैं, जिससे कभी कभी बच्चे बैठकर क्लास से चले जाए। कभी कभी ऐसे भी होते हैं कोई शिक्षक जिसे दूसरे तथ्य के माध्यम से, दूसरे प्रकार के माध्यम से उन सभी तथ्यों को, उन सभी विषयों को वे पढ़ा देते हैं, उन सभी प्रकरणों को समझा देते हैं जो बच्चों को पढ़ना होता है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि जो अच्छे शिक्षक होते हैं वे किसी भी माध्यम से बच्चों को उन सभी जानकारियाँ प्राप्त करा देते हैं जो उनके वर्ग कक्ष में, उनके क्लास में पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को यह चाहूँगा कि आप जब पढ़ाने जाओ तो आप उन सभी गुणों को, उन सभी बातों को, उन सभी जो तथ्य हैं उसकी जानकारी को अपनी कौशलता के आधार पर, कौशल के माध्यम से कराकर और बच्चों में वो उचित ज्ञान दें और ठीक ढंग से समझाएं ताकि बच्चे उन बातों को, उन तथ्यों को समझ जाएं। कभी कभी आप यह भी समझते होंगे कि बच्चे पूरे के पूरे पुस्तक पढ़ गए, पूरा का पूरा किताब पढ़ गया, पूरा का पूरा कहानी पढ़ गया और बच्चों को कोई समझ में नहीं आया। कभी कभी गुरुजी द्वारा उसे किताब पढ़वाया जाता है, फिर जब वह पढ़ लिया तो उसके बगल में कहता है तुम पढ़ो। अब उसको रीडिंग दिवा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उसे पूछा जाए कि तुम क्या पढ़ा, क्या समझा, तो बच्चे न उसे समझा पाते हैं और ना ही कुछ बता पाते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उस गद्य को, उस पद्य को अगर बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को समझने के लिए भी, उसकी प्रतिभूतियों को उजागर करने के लिए भी प्रत्येक शिक्षकों को प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आप यह भी समझ लीजिए जो कि आसानी पूर्वक बहुत सी बातों को बच्चे समझ जाते हैं
और बहुत बातों को समझाने के लिए शिक्षकों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है और तब वह उस बात को, उस तथ्य को समझ पाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई बात जो बच्चे के मन मस्तिष्क में घर कर जाता है वह थोड़े ही समय में होता है, और कुछ ऐसे भी बात होते हैं जो छोटी सी छोटी बातें होती है, लेकिन बच्चे के मन मस्तिष्क अनुकूल न होने के कारण या उस तथ्य को न समझने के कारण बच्चों को समझाने में शिक्षकों को कठिनाई होती है। तो हम आप लोगों को यह बता रहे हैं कि पढ़ने की क्षमता का जो विकास है वह बच्चों को समझने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। बच्चे शुद्धतापूर्वक पढ़कर और उस तथ्यों को समझ जाए, इसके लिए शिक्षकों को हमेशा प्रयास करना चाहिए और बच्चों में वह पढ़ने की क्षमता का विकास करना चाहिए, जिससे बच्चे पढ़कर आसानी पूर्वक समझ जाए। बोलकर पढ़ने की अपेक्षा अगर मन ही मन बच्चे पढ़ते हैं तो उसके 3 से 4 गुना अधिक स्पीड में, अधिक गति में, मंद गति से, या जो मन ही मन पढ़ते हैं उसकी जो गति होती है वह 4 गुना अधिक होती है। इसलिए बोल के पढ़ने की अपेक्षा जो मन ही मन पढ़ते हैं वह जल्दी याद होता है और उसे समझने में भी उसे कठिनाई नहीं होती है, और उसका जो रीडिंग पावर जो है, उसका जो पढ़ने की जो क्षमता है वह बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हम आप लोगों को यह बताएं कि जो मन ही मन पढ़ते हैं या मंद रूप से पढ़ते हैं, जिसकी आवाज़ बहुत तेज नहीं होती है, वह विषय वस्तु पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उसकी क्षमता जो तेज गति से पढ़ने वाले बच्चे की क्षमता से कम होती है, और वह बच्चे उस तथ्य को उतनी गति से नहीं समझ पाते जो मंद गति से या मौन पाठ करने से। इसलिए मौन वाचन को, मौन पाठ को बहुत ही प्रमुख माना गया है, उत्तम माना गया है। इसलिए मौन वाचन, सस्वर मौन वाचन का मतलब है कि सस्वर यानी उसको स्वर के साथ पढ़ना है लेकिन मन ही मन पढ़ना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बोलकर पढ़ना है लेकिन एक धुन में पढ़ना है, यानी अगर बहुत से विद्यार्थी किसी बात को, किसी श्लोक को, किसी कविता को पढ़ रहे हैं, किसी गीत को गा रहे हैं, तो सभी समूह का स्वर हो वह एक हो, लगे कि 10 नहीं 1 बोल रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग ने हिंदी पढ़ने की क्षमता के विकास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, और अब हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपने बच्चों को हिंदी पढ़ने की क्षमता का विकास उपयुक्त और उत्कृष्ट रीति से कराएं, ताकि बच्चे आसानी पूर्वक इस बात को समझ सके और वे उस तत्व को पढ़कर और उस विषय को समझकर और अपने सहपाठियों को समझा सके, तथा उसके बारे में 2 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन या 100-200 शब्द जो लिखना पड़े तो उसे लिखने में उसे कठिनाई न हो। और अंत में आप लोगों को यह समझाते हुए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चे के पढ़ने की क्षमता का विकास करने के लिए शिक्षक हमेशा विद्यमान होते हैं, फिर भी बच्चे पढ़ने की क्षमता को उत्कृष्ट नहीं बना पाता है। इसका मुख्य कारण है कि बच्चे उस तथ्य को समझ नहीं पाता है। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को उन सभी तथ्यों के बारे में, मूल परक उद्देश्यों के बारे में, पढ़ने से होने वाले लाभ के बारे में बताए, ताकि बच्चे उन सभी बात, उन सभी तथ्य, उन सभी जानकारियों को वह अपने से, अपने सहपाठियों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ साझा कर पाए, समझ पाए और समझा पाए। तभी वह बच्चा उस स्थिति को, वह शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा और समझ सकेगा। मैं यह भी आप लोगों को कहते हुए मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे वही स्पष्ट रूप से समझेंगे, और जिसे स्पष्ट रूप से पढ़ने की क्षमता न होगी उसे वह ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे।
तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने हिंदी पढ़ने की क्षमता के विकास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, विस्तार पूर्वक समझा। धन्यवाद। और आगे कुछ पूछना है पूछ सकते हैं।